हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का दूसरा बुक, जिसका नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का पहला बुक यानी ज्योग्राफी जो आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा पार्ट का नाम है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो पार्ट वन मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में टोटल 10 चैप्टर दिए गए हैं। अध्याय की संख्या टोटल उसमें 10 है, जिसको हम लोगों ने अच्छा तरह से रीडिंग कर लिया है। जो भी पार्ट वन को कवर नहीं किया है, पार्ट वन बुक को अच्छा तरह से नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज पहले पार्ट वन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप पार्ट टू को कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट टू का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो भी इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे थ्योरी दिए गए हैं, जितने सारे पॉइंट है आपका बुक में, वो सारे पॉइंट को, सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट, कोई भी थ्योरी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग है और इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में। तो आपको मेरे साथ सभी चीज का नोट करते हुए चलना है। नोट नहीं करेंगे तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु जनसंख्या तथा उसका वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के घटक यानी जनसंख्या वृद्धि का क्या क्या कारण है, क्या क्या कंपोनेंट है। एनवाईपी यानी नेशनल यूथ पॉलिसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाषा तथा उसके परिवार, भाषा तथा उसके परिवार, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्य मतलब एक तरह से द्रविड़ भाषा, आर्य मतलब एक तरह से आर्य का भाषा, मतलब टोटल 4 परिवार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धार्मिक संगठन, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जनसंख्या के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ठीक है, तो जनसंख्या क्या होती है? पॉपुलेशन, यानी किसी भी देश, स्थान या फिर राज्य में रहने वाले कुल जन, यानी जन का मतलब होता है लोग, संख्या का मतलब होता है नंबर, यानी टोटल नंबर, यानी पीपल का नंबर कितना है, यानी टोटल लोगों की संख्या कितनी है। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब संख्या, आप समझते हैं। तो जन की संख्या को ही क्या बोलेंगे? जनसंख्या बोलेंगे। हाँ, किसी क्षेत्र यानी विशेष क्षेत्र या फिर विशेष स्थान या फिर विशेष राज्य की होनी चाहिए। सिर्फ आप बोल देंगे कि जनसंख्या यानी लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे, तो यह आपका एक तरह से प्रॉपर परिभाषा नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा कि किसी देश, स्थान या फिर विशेष स्थान के मतलब लोगों की संख्या को, या फिर विशेष स्थान में रहने वाले कुल जनों की संख्या को क्या बोलेंगे? उस क्षेत्र का जनसंख्या बोलेंगे, उस क्षेत्र का जनसंख्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरा पॉइंट है यहाँ कि भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका के मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यानी अगर भारत की जनसंख्या की बात की जाए, आपको पता है कि जनसंख्या में सबसे टॉप में जो आता है, यानी फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे हमारे प्यारे भारत आते हैं, यानी हम लोग आते हैं। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या अगर मिला दिया जाए, भारत का कंपैरिजन अगर किया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका जो है, दोनों अमेरिका की जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, मतलब टोटल अगर 3 देश की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए, सॉरी 3 जगह की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए, तब भी मतलब कम पड़ जाएगा वो लोग का जनसंख्या भारत के जनसंख्या के कंपैरिजन में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। सब्जेक्टिव के रूप में तो पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछे जाएंगे, थ्योरी से ही आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब देखिए, सेकंड पॉइंट है कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो चीन के बाद दुनिया में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश था। जनसंख्या की दृष्टि से, की घनत्व की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो चीन के बाद दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे देखिए कि भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में जनगणना जो की जाती है कितने साल के बाद की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूजन होते हैं। जो आपको एनसीईआरटी में दिया है उसी चीज को मान के चलना है। बहुत सारे बुक गाइड जो आपका गैस पेपर वगैरह है, उसमें बहुत सारा मतलब कोई कुछ दिए हैं, कोई कुछ दिए हैं, तो वहां आपको एनसीईआरटी को मान के चलना है। एनसीईआरटी में दिया है कि 1872 ईस्वी में पहली बार मतलब जनगणना हुई थी। पूरा औपचारिक रूप से नहीं हुआ था, लेकिन संपूर्ण जनगणना जो हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुई थी? परंतु संपूर्ण जनगणना 1881 में, और ऐसे फॉर्मली जो मतलब पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में, यानी अंग्रेजों के जमाने में। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। जनसंख्या क्या है और जनसंख्या कब कितना रहा? 2011 में 21 करोड़, 121 करोड़। ठीक है, इसी प्रकार आप याद रखेंगे। अब देखिए, आगे पूछा गया है कि जनसंख्या का वितरण, सॉरी
जनसंख्या का वितरण, तो जनसंख्या का वितरण के घटक है, बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि स्थल की आकृति हो जाएगा, उत्पादन एक तरह से उत्पादक हो जाएगा, उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा, उसके बाद नगरीकरण हो जाएगा। ये सब क्या है, जनसंख्या के घनत्व का एक तरह से कंपोनेंट है, घटक है। ठीक है, तो जनसंख्या का वितरण देश में तथा राज्य, देश तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में प्रतिशत भाग दर्शाता है कि यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल की जनसंख्या है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो यूपी की जनसंख्या लगभग 21 करोड़ थी। ठीक है, यूपी की जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में आकी गई थी। उसके बाद महाराष्ट्र यानी मुंबई, आपका मुंबई के एक नगरीय समूह है। ठीक है, बिहार, हमारा बिहार जो है एक तरह से, बिहार जो राज्य है, बिहार जो एक तरह से आता है, तो वह सघनतम यानी जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, और डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल इसके बाद आता है। तो याद रखेंगे किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, डब्ल्यूबी का, यानी सॉरी यूपी का, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और डब्ल्यूबी का। ठीक है, आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.04% है। ठीक है, अगर देखी जाए देश में, अगर देखी जाए तो कुल जनसंख्या का 1.04% जो जनसंख्या है वो जम्मू और कश्मीर की यानी जे&के की जनसंख्या है, उत्तराखंड का 0.83% है तथा अरुणाचल प्रदेश का 0.84% है। ठीक है, इन राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विस्तृत तथा भौगोलिक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी बहुत ही क्या है, छोटा है। ठीक है, कारण है, बहुत सारे कारण है। जनसंख्या मतलब विस्तृत क्षेत्र है, क्षेत्रफल ज्यादा है, फिर भी वहां जनसंख्या कम है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या वितरण के आर्थिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों में से महत्वपूर्ण कारक जो अस्थायी कृषि यानी परमानेंट जो आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि जो की जाती है, खेती जो की जाती है, ये है इसका उदय तथा परिवहन जालतंत्र, कृषि विकास, नगरीकरण और औद्योगिकरण। जनसंख्या वितरण के आर्थिक और ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारक है। आपको पूछा जाएगा कि जनसंख्या वितरण के कारक की विवेचना करें, तो आपको लिखना है अस्थायी कृषि, परिवहन जाल तंत्र, कृषि विकास, नगरीकरण, औद्योगिकरण। यही से आप पॉइंट बना सकते हैं। आपको अच्छा तरह से रीडिंग करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उत्तर भारत के मैदानों, तटीय मैदानों तथा डेल्टाओं में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। ठीक है, यानी ये पॉइंट है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ जनसंख्या कितना है, देश का, पूरा देश का आपको डेटा दिया जा रहा है। किसकी जनसंख्या, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो वहां का क्षेत्रफल ज्यादा होने के बावजूद भी वहां जनसंख्या कम है। ठीक है, और बिहार जैसे बात की जाए, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, उसके बाद बिहार हो जाएगा, मध्य महाराष्ट्र, उसके बाद डब्ल्यूबी, ये सब में जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल है लिमिटेड में, लेकिन फिर भी जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है कि राजस्थान में सिंचाई विकास होने से झारखंड में खनिज एवं ऊर्जा की उपलब्धता के कारण ये राज्य विरल कम जनसंख्या वाले क्षेत्र से अब सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हो गए हैं। यानी जनसंख्या के मध्य से यह राज्य उच्च संकेंद्रण का क्षेत्र हो गया है। यानी राजस्थान में सिंचाई का विकास हुआ। ठीक है, राजस्थान में जो है खेती जल्दी से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सिंचाई का विकास हुआ, झारखंड में खनिज और ऊर्जा की उपलब्धता के कारण ये जो है क्षेत्र पहले क्या थे, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, उच्च संकेंद्रण वाला क्षेत्र हो गया है, मतलब जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा बढ़ गया है वहां। ठीक है, कहा किसकी बात की जा रही है, राजस्थान और झारखंड की बात की जा रही है। आगे देखिए, पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व आपको पढ़ना है। ये तो आपका वितरण था कि जनसंख्या कहाँ है, जनसंख्या क्या है, और जनसंख्या का स्थानिक वितरण क्या क्या है, वो चीज आपको यह पढ़ाया गया। ठीक है, आप देखिए जनसंख्या घनत्व आपको पढ़ना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में आपको करना है, वर्ग किलोमीटर में आपको निकालना पड़ेगा जनसंख्या। यानी जनसंख्या की जिस क्षेत्र का भी आप जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हैं, उस क्षेत्र के टोटल जनों की संख्या यानी लोगों की संख्या को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कुल क्षेत्र में, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर। मीटर आपको यहाँ किलोमीटर में लेना है, तो मीटर इसका यूनिट क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल का, किलोमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है। ठीक है, जैसे कि यह डेटा दिया गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व, ठीक है, आपको बोला जाएगा जन घनत्व बोलेंगे या फिर जनसंख्या घनत्व बोलेंगे, आपको बात समझ जाना है। जन का मतलब होता है लोग, जनसंख्या मतलब होता है घनत्व, जन का मतलब होता है लोग, या फिर जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है लोगों की संख्या, कितना डेंसिटी है। ठीक है, जन घनत्व लोगों का घनत्व। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1951 में जो आंका गया था 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 1951 में। ठीक है, 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी, उसके बाद 1881 में हुई थी, तो उसका डेटा आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो आएगा यही से आएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये हुआ कि स्थानिक वितरण, कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या कहाँ कितना बटा हुआ है, ये चीज देखने में काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है, और इसी चीज से पता चलता है जनसंख्या घनत्व कहाँ मतलब इससे ये पता चलता है कि जनसंख्या के स्थानिक वितरण
वितरण को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। सिंपल सी बात है, जहां का जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होगा, वहां हम लोग ये समझेंगे कि उस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा वितरित है, जनसंख्या काफी ज्यादा उसमें निवास करती है उस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र ज्यादा होगा, कृषि क्षेत्र विकसित होगा, सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। ठीक है, तो इसका इस चीज को इंडिकेट करता है। उत्तरी भारत के राज्यों, उत्तर प्रदेश में कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की बात की जाती है। ठीक है, जन घनत्व, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में अंतर है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में अंतर है। मान चलिए किसी राज्य का कुल जनसंख्या ज्यादा है किसी दूसरे राज्य के कंपैरिजन में, लेकिन उसका क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वहां क्या हो जाएगा, जनसंख्या का एक तरह से जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यह उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। ठीक है, फिर भी जनसंख्या घनत्व 829 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश की कंपैरिजन में कम है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है कि जनसंख्या घनत्व कैसा रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो जनसंख्या घनत्व कम होगा, क्षेत्रफल अगर कम होगा तो जनसंख्या घनत्व एक तरह से ज्यादा होगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार में 1102 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, यही जो क्षेत्र है जनसंख्या घनत्व यहाँ के अधिक है। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, मैंने आपको बोला बिहार के बाद आपका डब्ल्यू यानी वेस्ट बंगाल का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल, केरल में 859 है, तमिलनाडु में 555 में उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया गया। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाती है तो आपको दो स्टेट का नाम लिखना है, केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 उच्चतर जनसंख्या घनत्व आंका गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड और ओडिशा में जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। ठीक है, यानी जनसंख्या न ज्यादा है न कम है, यानी मिडिल रेंज में जनसंख्या वहां निवास करती है, लोगों की संख्या मिडिल है, यानी ज्यादा जनसंख्या नहीं है ना ही कम जनसंख्या। गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड और ओडिशा में। ठीक है, हरियाणा जो है यहाँ लिंग अनुपात सबसे कम है, निम्न लिंग अनुपात कहाँ है, हरियाणा में, जिसके कारण वहां स्त्रियों की संख्या कम हुई है और रोजाना जो है लगभग वहां रेप की संख्या, रेपिस्ट की संख्या बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो हरियाणा जो है लिंग अनुपात, निम्न लिंग अनुपात से जूझ रहा है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या था, आपका जनसंख्या का स्थानिक वितरण था और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आपका जनसंख्या स्थानिक वितरण था। ठीक है, आगे देखिए निवल कृषि के बारे में आपको पढ़ना है। निवल कृषि यानी निवल का मतलब होता है शुद्ध यानी नेट, वह क्षेत्र या वह जमीन जिस पर शुद्ध और पूर्ण रूप से फसल उपजाया जाता है अर्थात खेती की जाती है, उसको बोलेंगे निवल कृषि क्षेत्र। ठीक है, जो भी खेती की जाती है, जिस क्षेत्र में जो खेती की जाती है, जिसमें फसल उपजाया जाता है, ठीक है, वही क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, निवल कृषि क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, निवल कृषि क्षेत्र आप समझ गए। दूसरा है कृषि जनसंख्या, क्योंकि निवल कृषि क्षेत्र के बारे में आपको इसके लिए यहाँ पढ़ाया क्योंकि आपको समझना है कृषि जनसंख्या के बारे में। कृषि जनसंख्या आप तभी समझेंगे जब आप निवल कृषि क्षेत्र समझेंगे। निवल कृषि क्षेत्र का सिंपल सा मतलब आप यही समझिए कि जिस क्षेत्र में, जिस खेत में खेती की जाती है, फसल उगाए जाते हैं, उसी को बोलता है निवल कृषि क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कृषि जनसंख्या, इसमें किसान आएंगे, कृषि मजदूर आएंगे तथा उनके परिवार आएंगे। कृषि जनसंख्या को वह जनसंख्या है जो कृषि पर डिपेंड रहता है, कृषि से अपना जीवन यापन करता है, जीविकोपार्जन करता है। कृषि क्षेत्र में क्या कहता है, फसल उगाते हैं, फसल उपजाते हैं। ठीक है, तो इसमें किसान भी आ जाएंगे। किसान क्या करते हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं और कृषि क्षेत्र जो काम होता है, जो भी वर्क होता है, उसको करके मतलब आय अर्जित करता है और मतलब अपना जीवन यापन करता है। कृषि मजदूर कहाँ आएगा, कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए, तो ये भी क्या कहलाएगा, जनसंख्या कृषि जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। और इनके परिवार, किसान और कृषि मजदूर के परिवार भी कहाँ आएंगे, कृषि जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो निवल कृषि क्षेत्र आप समझ गए, कृषि जनसंख्या समझ गए कि वह जनसंख्या जो कृषि पर डिपेंड है, वह जनसंख्या जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड रहता है, वह जनसंख्या जो कृषि से जीविकोपार्जन करता है, वही क्या कहलाएगा, कृषि जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, या किसान, कृषि मजदूर तथा उनके कुल परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कृषि जनसंख्या कहलाती है। और में समझ जाइए। ठीक है, यानी दूसरा लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि कृषि मजदूर यानी सॉरी किसान, कृषि मजदूर और उनके परिवार के समस्त यानी लोगों की संख्या, टोटल सदस्य की जो संख्या है, वही क्या कहलाएगा, कृषि जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है कि कृषि घनत्व अब कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमको मेन आपको समझाना था कि कृषि घनत्व कैसे निकालेंगे और क्या कायिक घनत्व कैसे निकालेंगे। जब तक कृषि घनत्व और कायिक घनत्व अगर आपको समझाते,
जब तक आप कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका दोनों का यूज यहाँ हुआ है। कुल कृषि जनसंख्या, ठीक है, कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है, ये दोनों का अगर अनुपात निकाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ जो जनसंख्या निकलेगा ये भी एक तरह से जनसंख्या घनत्व ही है ना। यहाँ भी ये भी क्या है, एक प्रकार का जनसंख्या घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जनसंख्या बता टोटल एरिया यानी क्षेत्र। तो यहाँ जनसंख्या, यहाँ भी जनसंख्या, लेकिन यहाँ कौन सा जनसंख्या है, जो कृषि पर डिपेंड रहता है, ठीक है। यहाँ भी जनसंख्या है लेकिन यहाँ कौन सा जनसंख्या है, जो कृषि पर डिपेंड रहता है, कृषि जनसंख्या। कृषि जनसंख्या तो जस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया, जस्ट आपके सामने रखा हुआ उसका डेफिनेशन, ठीक है, कृषि जनसंख्या। और देखिए निवल कृषि क्षेत्र, यहाँ भी क्षेत्र ही आएगा, एरिया ही आएगा, जमीन का क्षेत्र किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन यहाँ निवल कृषि क्षेत्र यानी पूरा एरिया नहीं आएगा। जिस क्षेत्र में खेती की जाती है उस क्षेत्र को यहाँ आपको रखना है, ठीक है। तो टोटल आपको अगर कृषि घनत्व अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल जन की संख्या यानी लोगों की संख्या निकालेंगे जो कृषि जनसंख्या है, यानी कृषि पर डिपेंडेंट है, किसान, मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों की टोटल जनसंख्या को ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, अनुपात निकालेंगे निवल कृषि क्षेत्र से, यानी टोटल कृषि क्षेत्र जिसमें कृषि की जाती है, फसल उगाई जाती है। ये नहीं कि प्रति क्षेत्र जिसमें कृषि नहीं की जाती उसको भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि जनसंख्या में, कृषि जनसंख्या में किसी और मतलब लोग हैं जो मतलब द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र में काम करते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे तो आपका डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को ही क्या बोलेंगे, कृषि घनत्व बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि काय घनत्व, ये निकाला जाता है कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर क्या था, कुल कृषि जनसंख्या था, काय घनत्व थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ देखिए काय कृषि घनत्व जो हम लोग निकाले ना, तो यहाँ क्या किया कि कुल कृषि जनसंख्या, सिर्फ वो जनसंख्या को हम लोग यहाँ रखे जो मतलब कृषि पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या को रख देंगे, यानी जो कृषि पर है निर्भर उसको भी रखेंगे, जो कृषि पर निर्भर नहीं है उसको भी रखेंगे। मतलब जो कृषि से जीविकोपार्जन करता है उसका भी जनसंख्या, और जो कृषि से जीविकोपार्जन नहीं करता उसका भी जनसंख्या, टोटल जोड़ के ऊपर रखेंगे, कुल जनसंख्या ऊपर करेंगे इसको, और भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे निवल कृषि क्षेत्र से, ठीक है। ये भी निवल कृषि क्षेत्र, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ यहाँ हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ तक कुल कृषि जनसंख्या, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कुल कृषि जनसंख्या हो जाएगा, तब ये आपका क्या कहलाएगा, काय घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो काय घनत्व और कृषि घनत्व दोनों आप समझ गए, डिफरेंस आप दे सकते हैं बिल्कुल, आप आराम से एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप यहाँ क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो वहां कंफ्यूज हो जाइएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, तो फिर एक नंबर आपका हाथ से गया, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये जो होता है, ये दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव यानी परिवर्तन को दर्शाता है, तथा इसकी परिवर्तन दर को प्रतिशत में आंका जाता है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का कहने का मतलब ये हुआ, वृद्धि का जनरली हम लोग क्या मतलब समझते हैं, किसी अदर लैंग्वेज में, किसी अदर सब्जेक्ट में, कि बढ़ोतरी, ग्रोथ, ठीक है। लेकिन यहाँ जो वृद्धि का मतलब होगा दोनों होगा, जनसंख्या अगर घटेगी, मृत्यु दर अगर ज्यादा होगा तो वहां भी हम लोग कहेंगे जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, ठीक है। अगर जनसंख्या में अगर धनात्मक रूप से वृद्धि हो रही है, धनात्मक अगर वृद्धि हो रही है, तो हम लोग वहां ये समझेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, ठीक है। तो वहां जनसंख्या का वृद्धि जो कहलाएगा वो धनात्मक कहलाएगा। जब मृत्यु दर कम होगा और जन्म दर अधिक होगा, वहां जनसंख्या का वृद्धि ऋणात्मक कहलाएगा। जब मृत्यु दर ज्यादा होगा और जन्म दर कम होगा, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, आपको दो निगेटिव, एक तरह से दो चीज याद रखना है, वृद्धि जो होगा धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक कब कहलाएगा, जब जन्म दर ज्यादा हो और मृत्यु दर कम हो, और ऋणात्मक कब कहलाएगा, जब मृत्यु दर ज्यादा हो और जन्म दर कम हो, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि आप समझ गए, तो इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि जनसंख्या दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र की रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव। हम लोग तो यहाँ ये भी लिख सकते थे ना, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी लिख सकते थे, नहीं, यहाँ बदलाव यानी परिवर्तन। कितना बदलाव आता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी जनसंख्या अगर मृत्यु दर अगर बढ़ेगी, जन्म दर घटेगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, अगर मृत्यु दर घटेगी, एक तो सही, मृत्यु दर अगर घटेगी और जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, और मृत्यु दर बढ़ेगी और जन्म दर घटेगी तो जनसंख्या घट जाएगा। तो वहां क्या हो रहा है, चेंजिंग यानी बदलाव आ रहा है, तो यही आपका कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तथा इसकी परिवर्तन की दर को प्रतिशत में आंका जाता है। अब देखिए आगे आपका पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं। पहला जो घटक है प्राकृतिक घटक है, कंपोनेंट, यानी जनसंख्या घटक, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जनसंख्या वृद्धि जो अफेक्टेड होता है यानी प्रभावित जो होता है वो दो कारण से होता है। पहला जो कारक है वो प्राकृतिक घटक यानी नेचुरल फैक्टर है, कारक भी बोलते हैं इसको, घटक बोले, कारक बोले, या फिर आपका कारण बोले, कारण भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
कारक को कारण भी बोल सकते हैं, घटक भी बोल सकते हैं। तो इसका विश्लेषण औषधिक मृत्यु और जन्म दरों में निर्धारित की जाती है। ठीक है, जन्म दर प्राकृतिक घटक जो है औषधिक मृत्यु दर और औषधिक मृत्यु दर के जन्म दर के रूप में आकी जाएगी, जो आपको आगे पढ़ा जाएगा सीडीआर और सीआरआर। ठीक है, ये अब देखिए अगला है अभिप्रेरित यानी इंडक्ट। इसका विश्लेषण अंतर प्रवास तथा बाह्य प्रवास से किया जाता है। अब देखिए अंतर प्रवास का मतलब ये हुआ कि लोग दूसरे देश से या फिर दूसरा क्षेत्र से कोई क्षेत्र में आ रहे हैं बसने के लिए, वो अंतर प्रवास हो जाएगा। बाह्य प्रवास यहाँ लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अब अगर किसी दूसरे क्षेत्र से किसी दूसरे देश से अगर हमारे देश में जनसंख्या अगर आएगी, अंतर प्रवास होगा, वो आकर कर बसेंगे, तो जनसंख्या में वृद्धि होगा, बिल्कुल धनात्मक वृद्धि होगा। अगर कोई दूसरे देश से जनसंख्या यहाँ आना बंद कर देंगे और यहाँ एक तरह से बाह्य प्रवास ज्यादा होगा, यहाँ के लोग दूसरे में जाकर के अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन जो भी है वहां जाकर के बसेंगे, तो यहाँ का जनसंख्या घटेगी। ये भी क्या हो जाएगा, वहां क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक रूप से होगा। जनसंख्या घटेगी तो बाह्य प्रवास के कारण। बाह्य प्रवास किसको कहता है, जब लोग बाहर जाता है यानी प्रवास कर जाता है एक तरह से बसने के लिए। ठीक है, यार तो जनसंख्या घनत्व के दो घटक हैं। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर आपको निकालना है। दशकीय वृद्धि दर काफी इंटरेस्टिंग के साथ आपको पढ़ना है। दशकीय वृद्धि दर निकालने का जी फॉर्मूला है, पहला आप याद रखेंगे P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन P। ठीक है, P1 देखिए, P1 जो इंडिकेट करेगा आधार वर्ष की जनसंख्या, जिस वर्ष की जनसंख्या मान लीजिए अब 2022 या 23 या फिर 24 इस क्षेत्र की जनसंख्या को, यानी इस ईयर की जिस ईयर में आप हैं, जिस परमानेंट जो टाइम है वो आधार वर्ष कहलाएगा। और वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, ठीक है, सॉरी आधार वर्ष मतलब जिस बैक आपको जाना पड़ेगा, जस्ट बैक आधार वर्ष मानना पड़ेगा। और P2 जो है आपका वर्तमान वर्ष की जनसंख्या है, तो P2 माइनस P1 हो जाएगा, अपन कर देंगे P1। ठीक है, P2 माइनस P1 भागा कर देंगे P1 से। ठीक है, सिंपल सी बात है, P2 माइनस P1, फिर इसी को इसका जो शेष निकलेगा वो आपका P1 से डिवाइड हो जाएगा। इसी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका दशकीय वृद्धि दर, जिसको जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल के रूप में बताया गया है कि 1901 से 1921 की अवधि में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर प्रवावस्था कहलाता है। ये बात आप याद रखेंगे प्रवावस्था के बारे में, क्योंकि इस काल में वृद्धि दर बहुत कम थी। यहां तक कि 1911 से 1921 की अवधि में वृद्धि दर ऋणात्मक पाई गई, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक होगा। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि 1911 से 1921 की अवधि में जन्म दर कम था और मरने वालों की संख्या ज्यादा थी, और जन्म लेने वालों की संख्या कम थी। बच्चे की संख्या कम थी जन्म लेने वाले बच्चों की। ठीक है, तो 1911 से 1921 तक जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक पाई गई। मृत्यु दर तथा जन्म दर दोनों ही उच्च थे। ठीक है, दोनों ही लगभग उच्च थे, तो कहीं ना कहीं ये ऋणात्मक हो गया। आगे देखिए अगला पॉइंट है कि 1921 से 1951 की अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पीरियड यहाँ आपको पूछा जाएगा 1901 से 1921 की अवधि को जनसंख्या का कौन सा अवस्था कहलाता है, तो वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर परावस्था। वृद्धि रुद्ध अथवा स्थिर परावस्था कब से कब, 1901 से 1921, क्योंकि पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, छोड़ेंगे तो नहीं। जब आप इन करेंगे मतलब क्वेश्चन जब सिलेक्ट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको चैप्टर से ही दिया जाएगा ना, तो आप याद रखेंगे तभी आप वहां सही आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 1921 से 1951, यहाँ 1901 से 1921 के बीच क्या कहलाएगा, स्थिर प्रावस्था कहलाएगा। फिट है, ठीक है। अब देखिए 1921 यहां तक हो गया, फिर 1921 से 1951 के बीच की जो जनसंख्या अवधि रही है, तो जनसंख्या की स्थिर वृद्धि को क्या बोलेंगे, इस अवधि को क्या बोलेंगे, स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर व्यापक सुधार के कारण मृत्यु दर नीचे गया। ठीक है, स्वास्थ्य यानी जो आपका मेडिकल क्षेत्र है उसमें चेंजिंग लाया गया, उसमें डेवलप किया गया, जिसके कारण मृत्यु दर घटने लगी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1951 से 81, यह 1921 से 51, फिर 1951 से 1981 के बीच आपको पढ़ना है। तो इसके दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है। 1951 से 1921 के बीच जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई काफी तेजी से हुई, जिसके कारण इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 2.2% तक ऊंची रही। स्वतंत्रता यानी आजादी प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कामों को शुरू किया गया। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 81। ठीक है, आगे देखिए 1951 के बाद, यानी नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1951 के बाद से वर्तमान तक अभी तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची रही, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी है।
क्या क्या होने लगी है, घटने लगी है। वर्तमान में वृद्धि हो रही है, परंतु उतना नहीं जितना 1981 के पहले हुआ था। ठीक है, 1981 के पहले कहने का मतलब ये हुआ 1951 से 1981 के बीच, और यहाँ जनसंख्या काफी ज्यादा इस अवधि में वृद्धि हुई, जिसके कारण इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि का नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया, सुनिए अगला पॉइंट है कि विश्व विकास ने क्लेम किया है, यानी दावा किया है कि भारत की जनसंख्या 2025 तक 135 करोड़ की रेखा को छू लेगी। ठीक है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो 2025 तक जो भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है कि वर्ष 2001 से 2011 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी 1951 से 1991 से 2001 के बीच तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता यानी कहाँ कितना जनसंख्या बढ़ी, कहाँ कितना जनसंख्या घटी है। ठीक है, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, सबसे पहला यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी 1991 से 2001 के दशक की तुलना में 2001 से 2011 के दशकीय वृद्धि दर कम रही है। ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम हो रहा है। ये नहीं कि अभी क्योंकि लोग अभी शिक्षित हो रहे हैं, आपको लोगों को पता है परिवार नियोजन का मतलब एक तरह से पहल चलाया गया। ठीक है, कम मतलब एक तरह से सभी लोगों को शिक्षा देना अनिवार्य है, ये चीज अब लोगों मतलब जनसंख्या लोग जो है ये चीज समझने लगे हैं, तो वो मतलब क्या करते हैं, अपना एक तरह से परिवार नियोजन को जो प्लानिंग है उसको मतलब अपनाते हैं और जनसंख्या को कम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराना है, तो एक तरह से सभी लोगों का नहीं हो पाएगा, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो हो रही है वो धीमी गति से हो रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तथा महाराष्ट्र 6.7% के साथ सबसे गिरावट, मतलब सबसे ज्यादा गिरावट थी। ठीक है, तो 1900 मतलब 6 सर्वाधिक अगर राज्यों की बात की जाए। ठीक है, 2001 से 2011 के दशकीय वृद्धि में, दशकीय वृद्धि कैसे निकाला गया, 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि निकालेंगे। दशकीय वृद्धि निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया, क्यों आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दशकीय वृद्धि दर का आपको निकालने का फॉर्मूला जस्ट बताया कि कैसे निकालेंगे, आधार वर्ष क्या होता है और वर्तमान वर्ष क्या होता है, इसको आप दोनों का डेटा लेंगे, आपका निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, P2 में P1 घटा देंगे और जो बचेगा उसको रेशियो से भाग दे देंगे P1 से। ठीक है, तब वहां निकल जाएगा दशकीय वृद्धि। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी और गोवा जैसे प्रांतों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच 20 से 25% तक रही है। ठीक है, फिलहाल आप ये सब चीज याद रखेंगे, याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है इसके किशोरों की वृद्धि है। वर्तमान में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग का अंश जो है 20.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि 10 से 9 वर्ष की जो किशोरों की जो संख्या है, किशोर किशोरों की जो संख्या है वो कितना प्रतिशत है, 20.9% कुल जनसंख्या का। ठीक है, जिसमें 47.3% किशोरियां तथा 52.7% किशोर की जनसंख्या। ठीक है, ये आपका क्या है, स्थानिक एक तरह से क्षेत्रीय विभिन्नता है। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता, कहाँ की जनसंख्या कितनी बड़ी है, कहाँ की जनसंख्या कितनी घटी है। ठीक है, तो आपका ये पार्ट 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो आपका कंटेंट स्टार्ट होगा तो एनवाईपी नेशनल नेशनल यूथ पॉलिसी से स्टार्ट होगा। चैप्टर 2 का कंटेंट आपका यहां से स्टार्ट होगा। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है। ठीक है, और दशकीय वृद्धि क्या होता है, कहाँ कितना दशकीय वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक, प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित। ठीक है, निवल कृषि क्षेत्र है, कृषि जनसंख्या, कृषि घनत्व और कायिक घनत्व क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से जनसंख्या क्या है और कहाँ की जनसंख्या कितनी है, कहाँ कितना क्षेत्रफल में जनसंख्या डिवाइड है, ये इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका है ये चैप्टर 1 पार्ट 1 जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, तो पार्ट 1 का नोट आप लोग बना के रखेंगे, पार्ट 2 जैसे आएगा उसका नोट कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देना है, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। इसी तरह से आप लोग तनु क्लासेस आर्ट कॉम में बने रहेंगे और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।